हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाशित कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक में से अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। इस वीडियो में हमने कुल 26 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया है, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अवश्य आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं हम इस अध्याय के पहले IMP वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष आप सभी ने देखा है, बारिश होने के बाद अगर सूर्य निकलता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में सुंदर सा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे का क्या कारण है तो समझिए। वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण अर्थात डिस्पर्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। ध्यान दीजिए, बारिश होने के बाद आकाश या बादल में पानी की बारीक बारीक बूंदें रह जाती हैं जो हवा में तैरती हैं। ये बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों के अंदर से होकर गुजरता है तो देखिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। और जब भी श्वेत प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होगा वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाएगा, जैसा कि प्रिज्म में होता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अर्थात श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। अब जब वर्ण विक्षेपण हो गया, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट गया तो हमें ये 7 रंग एक क्रम से दिखाई देते हैं। अगर आप इंद्रधनुष को गौर से देखें तो इंद्रधनुष के सबसे अंदर, भीतर या नीचे की तरफ बैगनी रंग होता है और फिर क्रमशः जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और अंत में सबसे ऊपर लाल रंग आता है। तो जब भी वर्ण विक्षेपण होगा हमेशा हमें 7 रंग एक विशेष क्रम में दिखाई देंगे। इस विशेष क्रम को हम बैजानी, हप्पी नाला या विबग्योर भी कहते हैं। तो ये रंगों का एक विशेष क्रम कहलाता है वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सही विकल्प की ओर। आकाश के नीले रंग का कारण है। आप आसमान की ओर देखिए, जब बादल ना हो, बिल्कुल साफ हो आसमान, तो आपको नीला दिखाई देता है। तो आसमान नीला ही क्यों दिखता है, उसके पीछे का कारण हमें बताना है। प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन या परावर्तन, कौन सी घटना आसमान को नीला दिखाती है? चलिए हम आपको प्रकाश के प्रकीर्णन से बातें स्पष्ट करना शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है, प्रसारित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नीचे हम आपको टिंडल प्रभाव दिखा रहे हैं। हम प्रकाश के एक बीम या प्रकाश की किरण को हम 2 माध्यम में से होकर गुजार रहे हैं। पहला माध्यम जो नीले रंग का है वह विलयन है और जो दूसरा माध्यम पीले रंग का है वो निलंबन या कोलाइड है। विलयन में विलेय के कण बहुत बारीक होते हैं, इसलिए देखिए नीले रंग के विलयन में आपको श्वेत प्रकाश पुंज नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि पीले रंग के माध्यम में देखिए इसे हम कोलाइड या निलंबन के रूप में लेते हैं। इसमें विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है। दिख रहे हैं आपको विलेय के कण? इन बड़े कणों के कारण प्रकाश टकराकर फैल जाता है। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और हमें कोलाइड या निलंबन में देखिए श्वेत प्रकाश का एक पुंज या एक क्षेत्र दिखाई देता है। इस क्षेत्र को टिंडल क्षेत्र और इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आता है, टिंडल प्रभाव किस घटना का उदाहरण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का। इसमें प्रकाश विलेय के बड़े कणों से टकराकर बिखर रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे वायुमंडल में भी होता है। चलिए बहुत सुंदर से चित्र के द्वारा हम समझते हैं। ये लीजिए, ये है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और ये है आसमान, अभी ये सफेद दिख रहा है, और ये है सूर्य हमसे बहुत दूर। सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है वह श्वेत प्रकाश के रूप में आ रहा है। 7 रंग अभी बंधे हुए हैं। ये जो सूर्य के से प्रकाश की किरण हमारी ओर आ रही है श्वेत रंग की है। जब ये सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हमारे वायुमंडल में धूल और कार्बन के कण हैं। वायुमंडल में धूल
और धुएं के साथ जो कार्बन के कण हैं वो तैर रहे हैं। ये कण आकार में काफी बड़े होते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो वह प्रसारित हो जाता है, बिखर जाता है, 7 रंगों में बंट जाता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। अब आप गौर से देखें चित्र में, नीले रंग का प्रकीर्णन हो गया है। नीला रंग कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल गया है, ऊपर आसमान की ओर चला गया और हमारे नेत्रों की ओर भी आया। इसी कारण आकाश नीला दिखता है। आप कल्पना करिए, आपने होली के दिन अपनी मुट्ठी में नीला रंग भर रखा है, गुलाल। आपने हाथों में गुलाल, नीले रंग का गुलाल भर रखा है और आप उसे आसमान में उड़ा दें तो पूरा गुलाल आसमान में ऊपर फैल जाएगा और वापस आसमान आपको नीला दिखाई देगा। बिल्कुल इसी प्रकार जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु में मौजूद धूल और कार्बन के कणों से टकराकर उसका प्रकीर्णन हो जाता है। उसमें से नीला प्रकाश, जो नीला रंग है, वो फैल जाता है और आसमान नीला दिखाई देता है। तो हमें पता चल गया कि वास्तव में प्रकाश के, आकाश के नीले दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो लाल रंग का प्रकाश नहीं फैलता और लाल रंग का प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण बिल्कुल सीधा जाता है। अब अगर हम सूर्य को देखें, जैसा कि दूसरा व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा हुआ, वो आसमान को नहीं देख रहा, वो सूर्य को देख रहा है, तो उसे सूर्य लाल रंग का दिखता है क्योंकि उसकी आंखों तक कौन सा प्रकाश पहुंच रहा है? केवल लाल, क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति जो सूर्य को देख रहा है उसे सूर्य लाल रंग का दिखाई देगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हुआ, और एक व्यक्ति जो आसमान को देख रहा है उसे आसमान नीला दिखाई देगा क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन हो गया है। तो आसमान के नीले दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, कारण बताइए। समुद्र का पानी नीले रंग का क्यों दिखता है? तो इसके पीछे की घटना क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए नीचे समुद्र है। समुद्र कहां है? आसमान ऊपर है, समुद्र नीचे है। समुद्र में पानी भरा हुआ है और पानी दर्पण या मिरर की तरह कार्य करता है। तो जब ऊपर का आसमान अगर नीला है तो उस नीले आसमान की छाया, प्रतिबिंब पानी में बनता है और पानी भी नीले रंग का दिखाई देने लगता है। अगर आप अपने घर की छत को नीले रंग से पोत दें, छत को, ऊपर की छत को नीले रंग से पोत दो और नीचे फर्श पर पानी भर दो तो आपको फर्श भी नीले रंग का दिखाई देगा क्योंकि छत का प्रतिबिंब पानी में बनेगा। तो चूंकि आसमान नीला है, नीले आसमान का प्रतिबिंब समुद्र के पानी में बनता है, इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखता है। इसी के साथ साथ जब सूर्य का प्रकाश, ये देखिए, सूर्य का प्रकाश पानी में से होकर गुजरता है। जब सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर जाता है, समुद्र के पानी के अंदर जाता है, तो पानी में भी बड़े बड़े कण हैं। जब पानी के बड़े बड़े कणों से प्रकाश टकराता है तो वहां भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है नीले रंग का। इसलिए भी पानी, समुद्र का गहरा पानी हमें नीले रंग का प्रतीत होता है। वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है। प्रिज्म आप सभी ने देखा है, कांच की बनी एक ज्यामितीय आकृति होती है प्रिज्म। प्रिज्म को अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 6 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिन्हें यहां पर ABCDEF से दिखाया गया है। और किनारों की बात की जाए तो ये इस प्रकार के 3 3 6 7 8 और 9 किनारे होते हैं। और अगर फलकों की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार यहां पर 5 फलक होते हैं, जिसमें से 3 फलक आयताकार और 2 फलक त्रिभुजाकार होते हैं। तो आपको प्रिज्म जब भी मिले आपकी लैब में, आप उसे देखें और प्रिज्म के शीर्ष, किनारे और फलकों को गिनें। इस प्रिज्म में 2 फलकों के बीच का कोण, कोई से भी 2 फलक आप ले लें, किन्हीं भी 2 फलकों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि प्रिज्म के किन्हीं भी 2 फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। चलिए देखें, क्या यही उत्तर है? जी हां, हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 6, वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण आपको याद आ गया होगा, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो हमें बताना है कि वर्ण विक्षेपण किस ज्यामितीय आकृति से होगा, क्या दर्पण से, या प्रिज्म से, लेंस या आयताकार कांच का टुकड़ा। कौन प्रकाश को 7 रंगों में बांटेगा? तो ध्यान दीजिए, वर्ण विक्षेपण की घटना केवल प्रिज्म के द्वारा ही होती है। उत्तर आ जाएगा यहां पर प्रिज्म, ब।
बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र अर्थात हमारी आंखें, हमारी आंखों में भी एक लेंस लगा होता है। यह लेंस कांच का नहीं बल्कि पारदर्शी ऊतकों का बना होता है। यह बहुत लचीला लेंस होता है, सिकुड़ सकता है, फैलकर मोटा भी हो सकता है। तो हमारी आंखों में जो पारदर्शी ऊतकों का लचीला लेंस है उसकी आकृति कैसी होती है? तो देखिए, आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है। इसके दोनों जो फलक हैं वो बाहर की ओर उभरे हुए हैं, अर्थात ये बीच में मोटा है और बीच में मोटे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा है? अर्थात हमें बताना है कि हमारी आंखों के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। ये लीजिए एक वस्तु जो हमारी आंखों के सामने रखी हुई है। वस्तु से चली किरणें और ये किरणें हमारी नेत्र में मिलने वाले उत्तल लेंस से अभिसरित हुई, इकट्ठी हुई अंदर की तरफ, और देखिए कहां मिली? दृष्टिपटल रेटिना पर। तो वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र के लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां उस वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वो जगह है दृष्टिपटल या रेटिना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है। हमें बताना है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे पहनने से हो जाता है। इसका उत्तर बहुत सरल है, आप आसानी से ट्रिक से याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले पूरा दूरदृष्टि दोष समझाऊंगा। यहां पे चीजों को समझना है, क्योंकि जरूरी नहीं यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में आए। दूरदृष्टि दोष से जुड़ा हुआ कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। लीजिए दूरदृष्टि दोष का एनिमेटेड वीडियो। दूरदृष्टि दोष, नाम इसका दूरदृष्टि दोष है, लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, पास या निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। तो नाम से भ्रमित ना हो। नाम चाहे इसका दूरदृष्टि दोष हो, लेकिन इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? तो उसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। ये है हमारे नेत्र, और कारण है यदि हमारा नेत्र लेंस जो आंखों में दिख रहा है ना लेंस, ये पतला हो जाए। देखिए कितना पतला हो गया, पतला हो जाए और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, साथ ही साथ हमारी आंखें या नेत्र गोलक सिकुड़ जाएं, अर्थात लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? जो पास की वस्तु है उससे चलने वाली किरणें अब रेटिना पर नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि लेंस पतला हो गया, उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, या फिर नेत्र गोलक सिकुड़ गया। इन दोनों स्थितियों में फोकस पीछे चला गया, रेटिना के बाहर चला गया। और आप जानते हैं कि किरणें कहां पर मिलती हैं? फोकस पर। तो फोकस ही नेत्र के बाहर रेटिना के पीछे चला गया, तो किरणें अब रेटिना पर नहीं मिल रही, बल्कि उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे नेत्र गोलक के बाहर लेंस से दूर बन रहा है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से दूर बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है दूरदृष्टि दोष। अब इसका समाधान कैसे करें? इस बीमारी को कैसे दूर करें? तो अगर आप गौर करें, अगर ये किरणें हम अंदर की तरफ थोड़ी सी मोड़ दें तो ये रेटिना पर मिलेंगी और प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु दिखने लगेगी। तो अंदर की तरफ मोड़ने का काम कौन सा लेंस करता है? ये लीजिए दूरदृष्टि दोष का समाधान। ये हमारे नेत्र हैं। अगर हम अब उत्तल लेंस का चश्मा लगा लें तो यह उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अंदर की तरफ मोड़ देगा, क्योंकि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। ये प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देगा और अब किरणें रेटिना पर मिलने लगेंगी, प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा और हमें वस्तु दिखाई देगी, और इस प्रकार दूरदृष्टि दोष का हो गया समाधान। तो उत्तर हमें पता चल गया। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? जी हां, उत्तल या अभिसारी लेंस का उपयोग करेंगे। अच्छा, इसको एक ट्रिक भी है जिससे आप याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, दूर में दो शब्द हैं, दा और रा, जबकि उत्तल में तीन शब्द हैं, उ, ता और ल। तो दूर में दो वर्ण और उत्तल में तीन, तो दो के लिए तीन। इससे आप याद रख सकते हैं कि दूर के लिए उत्तल लेंस प्रयोग होगा। इसके अलावा दूर को जब आप बोलते हैं तो दूर, दू में ऊ का उच्चारण होता है और ऊ से बनता है उत्तल लेंस। तो दूर और ऊ से बना उत्तल लेंस। तो इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस लगे चश्मों का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है।
अब ये जरा दृष्टि दोष होता क्या है, इस जरा दृष्टि दोष में क्या समस्या पैदा होती है और उसे किस प्रकार के चश्मों से दूर किया जा सकता है, इसे हम एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, अर्थात वृद्धावस्था में हमारी आंखें ना तो दूर की वस्तु देख पाती हैं ना बहुत पास की वस्तु देख पाती हैं, अर्थात हमें दोनों दोष साथ साथ हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो बुढ़ापे में हमारे नेत्र ना तो ज्यादा दूर का देख पाते हैं ना ही पास का, इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और ये दोष होने का कारण है लेंस की समंजन क्षमता का खराब हो जाना। ये नेत्र लेंस है, ये लचीले पारदर्शी ऊतक का बना है, ये सिकुड़ कर पतला हो जाता है, अपनी फोकस दूरी बढ़ा लेता है तो हम दूर की वस्तु देख लेते हैं। ये सिकुड़ कर मोटा हो जाता है, फोकस दूरी को कम कर लेता है तो हम पास की वस्तु देख लेते हैं। इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। लेकिन वृद्धावस्था में यह क्षमता खराब हो जाती है, तब हमें ना तो दूर की वस्तु दिखती है, ये लिखिए दूर की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे ही मिल गई, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना तो दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं दी। इसी प्रकार पास की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पीछे मिलेंगी तो यह भी हमें दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष दोनों हो गए हैं। अब इसका समाधान कैसे किया जाए तो देखते हैं हम कैसे होगा समाधान। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अब हमें दोनों लेंसों का एक साथ उपयोग करना पड़ेगा, अर्थात ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा जिसमें दोनों लेंस लगे हो। ऊपर का लेंस हो अवतल लेंस जो हमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में मदद करे, और नीचे का लेंस होगा उत्तल लेंस जो पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में मदद करे। ये लीजिए, इस प्रकार ऐसा लेंस कहलाता है द्विफोक्सी लेंस। तो इस लेंस में दोनों या इस कांच में दोनों लेंस लगे हुए हैं। ऊपर अवतल लेंस है, ये देखिए चित्र बता रहा है, जो हमें दूर की वस्तुओं को देखने में मदद कर रहा है। नीचे उत्तल लेंस है जो हमें पास की वस्तुओं को देखने में मदद कर रहा है। ऐसे चश्मों को कहते हैं द्विफोक्सीय लेंस वाले चश्मे। चलिए बढ़ते हैं अब हम रिक्त स्थान की ओर। पहला रिक्त स्थान, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। हमें बताना है कि जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है तो किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो लीजिए, हम प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इसके पीछे छिपे सारे प्रश्नों के उत्तरों को समझ सकें। लीजिए, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, ये प्रिज्म है और इसके पास एक तरफ श्वेत प्रकाश पुंज है। ये श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म के अंदर गया, यह हवा से कांच में जा रहा है, इसका अपवर्तन होगा, ये प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ेगा और 7 रंगों में बट जाएगा। अब यह प्रकाश कांच से हवा में जाएगा, पुनः यह अपने मार्ग से मुड़ेगा, इसका एक बार और अपवर्तन होगा, पुनः श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटेगा। इस प्रकार जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है, उसका 2 बार अपवर्तन होता है, तो जब वह प्रिज्म से बाहर निकलता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाता है। यह घटना है वर्ण विक्षेपण, और ये 7 रंग क्रम से नीचे से ऊपर की ओर होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी, लाल। इन्हीं को कहते हैं हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। अब हमसे पूछा गया है कि जब वर्ण विक्षेपण होता है तो किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, तो वह है नीचे का बैगनी रंग। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम। ऐसा क्यों? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य कम तो बैगनी रंग के प्रकाश का वेग भी कम, और जिस प्रकाश का वेग कम होता है अपवर्तन के समय वो ज्यादा मुड़ता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक अर्थात लाल रंग के प्रकाश का वेग अधिक, तो अपवर्तन के समय यह कम मुड़ता है, इसलिए यह हमें ऊपर की ओर दिखता है। अगर हम बाहर निकल रहे प्रकाश का और निर्गत किरण का और आपतित किरण के बीच का कोण निकालें तो उसे विचलन कोण कहते हैं। उस विचलन कोण का जो मान होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें पता चल गया कि जब भी प्रिज्म द्वारा विचलन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, आप खुद देख रहे हैं, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। दूसरा रिक्त स्थान है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं मानव नेत्र। ये लीजिए मानव नेत्र। अब मानव नेत्र में आप गौर से देखें
तो हमारी जो आंखों के ऊपर एक बहुत पारदर्शी, कांच की तरह पारदर्शी पतली झिल्ली पाई जाती है, इसी में से होकर प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। इसे हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया भी कहते हैं। तो कॉर्निया आंख की एक पारदर्शी हिस्सा है, पारदर्शी झिल्ली है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आंख का 2/3 भाग है, अर्थात जो आंखों का बाहर से जो हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका 2/3 हिस्सा कॉर्निया का ही होता है, जिसमें बाहरी आंख का रंगीन हिस्सा परितालिका जो भूरे, नीले और काले रंग का दिखता है, और बीचों बीच पुतली और लेंस द्वारा प्रकाश ग्रहण करने वाला क्षेत्र शामिल होता है। तो ध्यान दीजिए, आप पूरे नेत्र को देखें, यहां पर नेत्र दिख रहा है, इसके ऊपर एक जो आवरण है, ये पारदर्शी आवरण, इसी को हम स्वच्छ मंडल, श्वेत मंडल या कॉर्निया कहते हैं। इसी में से होकर प्रकाश अंदर गुजरता है। ये देखिए, यहां भी दिख रहा है ये पारदर्शी कॉर्निया। ये 2/3 हिस्सा बनाता है हमारे बाहर के नेत्र का। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक तो ये रंगीन परितालिका होती है और बीच में छिद्र होता है पुतली। तो हमें पता चल गया कि हमारी आंखों के ऊपर जो पारदर्शी झिल्ली है, जो प्रकाश को आंखों के अंदर ले जा रही है, उसे हम कॉर्निया, स्वच्छ मंडल या श्वेत मंडल कहते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है मानव नेत्र का नेत्रदान में दान किया जाता है। नेत्रदान सुना होगा आपने, आई डोनेशन। आंखें, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आंखें हम दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति जो देख नहीं पा रहा है उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि जब हम नेत्रदान करते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी पूरी आंख नहीं निकाली जाती। पूरी आंख, जो नेत्र गोलक जो दिख रहा है ना, पूरी आंख निकाल के किसी को नहीं लगाते हैं, बल्कि केवल आंख के ऊपर जो 2/3 पारदर्शी झिल्ली है, जिसे हमने स्वच्छ मंडल, श्वेत मंडल या कॉर्निया कहा है, केवल उसी को निकाला जाता है और दूसरे व्यक्ति की आंख में लगाया जाता है। तो मानव नेत्र का नेत्रदान में दान किया जाने वाला भाग है कॉर्निया। नेत्रदान के लिए केवल आंख के पारदर्शी हिस्से कॉर्निया को निकालते हैं। इस प्रत्यारोपण को क्रेप्टोप्लास्टी कहते हैं। दान किए गए कॉर्निया को कॉरिसिनॉल सॉल्यूशन में 2 हफ्ते तक, अर्थात करीबन 15 दिन तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। प्रत्यारोपण के दौरान मरीज के खराब कॉर्निया को हटाकर स्वस्थ कॉर्निया लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर किसी मरीज की आंखों की रोशनी दृष्टि तंत्रिका खराब होने से गई है तो वापस नहीं आएगी। रेटिना खराब होने से गई है तो वापस नहीं आएगी, इसका इलाज संभव नहीं है। अगर लेंस के खराब होने से आंखों की रोशनी गई है तो मोतियाबिंद द्वारा नया लेंस डाल दिया जाता है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के द्वारा। और कॉर्निया के खराब होने से अगर आंखों की रोशनी गई है, ये कॉर्निया ऐसा बिल्कुल गोलाई होती है, अगर ये गोलाई खराब हो जाए, ये कॉर्निया मोटा और घना या अपारदर्शी हो जाए तो आंखों की रोशनी चली जाती है। तो अगर आंखों की रोशनी इस कॉर्निया के कारण गई है तो केवल ये कॉर्निया निकालेंगे और दूसरे व्यक्ति को लगा देंगे। एक कॉर्निया से 4 व्यक्तियों तक को आंखों की रोशनी दी जा सकती है। तो हमें पता चल गया, उत्तर है हमारा कॉर्निया। रिक्त स्थान 4, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का हो जाना है। तो दूरदृष्टि दोष हम पहले बहुत अच्छे से पूरा समझ चुके हैं, इसलिए केवल हम यहां पर दूरदृष्टि दोष की परिभाषा आपको दिखा रहे हैं और चित्र। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर या रेटिना के पीछे बनता है। और इसका कारण क्या क्या है? इसके 2 कारण हैं जो यहां पर स्पष्ट हो रहे हैं। पहला है कि लेंस पतला हो गया। लेंस के पतला हो जाने से इसकी फोकस दूरी जो पहले रेटिना तक थी, अब वो फोकस दूरी बढ़ गई। तो जब भी लेंस पतला होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और किरणें कहां पर मिलती हैं? फोकस पे। या फिर नेत्र गोलक सिकुड़ जाए, पहले नेत्र गोलक यहां तक था, अब ये नेत्र गोलक सिकुड़ गया, नेत्र गोलक हो गया छोटा, तो प्रतिबिंब बाहर निकल गया जो पहले रेटिना पर बन रहा था। तो 2 स्थितियां होने के कारण यह दूरदृष्टि दोष होता है, या तो लेंस पतला हो जाए, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, या फिर नेत्र गोलक ही सिकुड़ जाए। इन दोनों ही स्थितियों में अब जो प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर रेटिना के पीछे बनता है। तो हमें कारण बताना है, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना या बहुत छोटा हो जाना है। या फिर अगर यहां रिक्त स्थान में लिखा होता दूरदृष्टि दोष का कारण लेंस का, नेत्र गोलक ना होकर वहां लिखा होता लेंस का, तो आप लिखते पतला हो जाना है। चलिए, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए तो हम समझाते हैं आपको चित्रों के माध्यम से, ताकि आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकें। आंख के रंगीन भाग को कहते हैं, ये देखो आंखें दिखती है ना रंगीन, आंखों का बीच का गोला किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है। तो आंखों का रंग नेत्र के किस भाग के कारण है, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, आंखों में जो आंखों का जो रंग है वो परितालिका या आइरिस के कारण दिखता है। परितालिका या आइरिस
पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। परितालिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों का विशेष रंग होता है। अब परितालिका है कहां? ये देखिए, ये जो बाहर है पारदर्शी, ये तो कॉर्निया है, इसका कोई रंग नहीं होता। अब इसके पीछे क्या क्या दिखता है? इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़ा हमने, कॉर्निया के अंदर दो चीजें दिखती हैं, एक तो परितालिका और एक बीच का छिद्र पुतली। ये परितालिका है, ये देखिए, ये दिख रही है ना, ये उभरी हुई, इस प्रकार ये जो उभरी हुई दिखती है ये परितालिका है। और यही नीले रंग की है तो आंख का रंग नीला हो जाएगा, ये अगर काले रंग की है तो आंख का काला, और भूरी है तो भूरी। इसके बीच का जो छिद्र है जो प्रकाश को अंदर पहुंचाता है लेंस पर और रेटिना पर, इस छिद्र को हम पुतली या पुपिल कहते हैं, ये काले रंग का ही होता है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि हमारी आंखों का जो रंग है वो आइरिस या परितालिका के कारण है। अगला प्रश्न है, आंख के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको समझाया कि आंखों के जो बीच का छिद्र है गोल काले रंग का, जिससे होकर प्रकाश अंदर जाता है, उसे हम पुतली या पुपिल कहते हैं। अगला, अब आगे हम सही जोड़ी की ओर, सही जोड़ी मिलाते हैं फुर्ती से। नेत्र रोग। अब हमें बताना है कि सामने हमारे पास 5 विकल्प हैं ABCD, इसमें से 5वां कौन सा विकल्प है जो नेत्र रोग के बारे में कहता है? तो नेत्र रोग यहां पे पढ़ें आप, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। कम प्रकाश अर्थात रात में, अर्थात सूर्यास्त होने के बाद, शाम को 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है, यह एक नेत्र रोग है और इसे हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए विटामिन ए युक्त पदार्थ ज्यादा खाने चाहिए। टिंडल प्रभाव क्या है? तो ध्यान दीजिए, टिंडल प्रभाव, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है और उस माध्यम में मिलने वाले विलेय के कणों से टकराकर फैल जाती है तो उस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देखिए, ये जंगल है और जंगल में जो वितान होता है, वितान यानी झुरमुट, वहां से पत्तियों के बीच की खाली जगह, वहां से अगर प्रकाश अंदर आए तो अंदर कोहरे और पानी और धूल के कणों से टकराकर वो फैल जाता है। देखिए कैसा श्वेत प्रकाश पुंज बन जाता है, इसे ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव से हम क्या मिला देंगे? घने जंगल में वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। आकाश का नीला रंग, हम पढ़ चुके हैं कि आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले प्रकाश का फैल जाना। तारों का टिमटिमाना, तारे रात्रि में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जलेंगे बुझेंगे जलेंगे बुझेंगे। क्यों? तो इसके पीछे की घटना है तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों से जो प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है वो वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब प्रकाश इन वायु की अलग अलग परतों से गुजरता है तो उसका अपवर्तन होता है, वो मुड़ता है, मुड़ने के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। तो तारों के टिमटिमाने के पीछे का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, किसे कहते हैं प्राकृतिक स्पेक्ट्रम? इंद्रधनुष को, जो प्रकृति में पानी की बूंदों के द्वारा बनता है। चलिए बढ़ते हैं, अब हम एक शब्द में उत्तर दें। कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो पुतली समझ लो, पुतली क्या होती है अभी हमने बताया था, वापस हम आपको समझा देते हैं। हमारे नेत्र में ये देखिए परितालिका के बीच में, ये देखिए ये जो रंग है ना आंखों का रंग, ये इस परितालिका के कारण है। आइरिस भी कहते हैं, ये आइरिस, ठीक है, आइरिस यहां लिखा भी हुआ है, ये परितालिका। इसके बीच में बिल्कुल एक छेद दिखाई दे रहा है काले रंग का, इसी को कहते हैं हम पुतली, ये जो बीच का छेद है। तो परितालिका के बीच में जो गोल छिद्र दिखाई दे रहा है इसे हम पुतली कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम प्रकाश के अलग माध्यम में जाते हैं, अर्थात अभी हम उजाले से अंधेरे में जाएं या अंधेरे से उजाले में जाएं, तो ये जो हमारा बीच का काला छिद्र है पुतली या पुपिल, ये सिकुड़ता है और फैलता है। कैसे सिकुड़ता फैलता है? तो ध्यान दीजिए, यह लिखा हुआ है मानव नेत्र में आइरिस या परितालिका के पीछे एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र का तारा कहा जाता है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अंधकार में यह फैलकर अपने व्यास को बड़ा कर देता है ताकि अधिक प्रकाश नेत्र में प्रवेश करे। पहले हम इसी बात को समझते हैं। अंधकार, ये देखो अंधेरा या डिम लाइट, इसमें हुआ क्या? अंधेरे में जो बाहर की परितालिका है इसकी लंबवत पेशियां सिकुड़ती हैं। इसके सिकुड़ने से परितालिका छोटी हो जाती है। देखो यहां पर परितालिका कितनी छोटी हो गई। परितालिका के छोटे हो जाने से बीच का जो छिद्र है जिसे हम तारा या पुपिल कह रहे हैं, यह फैल जाता है। तो जब भी हम कभी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो परितालिका या आइरिस के सिकुड़ जाने से
बीच की जो पुतली है वह फैल जाती है, उसका व्यास बढ़ जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश नेत्र में प्रवेश करे और हम अंधेरे में भी आसानी से देख सकें। देखिए कितना सारा प्रकाश आंख में जा रहा है, तो अंधेरे में कम प्रकाश में भी आप किसी वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ कर अपने व्यास को कम कर देती है ताकि कम प्रकाश नेत्र में प्रवेश करे। अब हम चले गए उजाले में, सूर्य की रोशनी में। तो क्या होगा? अब यहां पर जो परितालिका है इसकी लंबवत नहीं बल्कि सर्कुलर वृत्तीय पेशियां संकुचन करेंगी, जिससे परितालिका लंबी हो जाएगी। ये देखिए परितालिका फैल गई, यहां सिकुड़ गई थी, यहां परितालिका फैल गई। परितालिका के फैल जाने से बीच में जो पुतली है ये सिकुड़ जाती है, इसका व्यास कम हो जाता है ताकि बहुत अधिक प्रकाश आंखों में ना जाए, क्योंकि आप धूप में आ गए हैं, ज्यादा प्रकाश अगर आंखों में जाएगा तो रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। तो जब हम उजाले में या रोशनी में या सूर्य के प्रकाश में या अंधेरे कमरे से बाहर उजाले में जाते हैं तो हमारी जो पुतली है वो सिकुड़कर छोटी हो जाती है ताकि मध्यम या कम प्रकाश आंखों में पहुंचे और रेटिना को नुकसान ना हो। देखो चित्र में दिख रहा है कम प्रकाश गया है ना, उजाले में आपको कम प्रकाश में भी दिख जाएगा। तो इस प्रकार जब हम अंधेरे या उजाले में जाते हैं तो पुतली जो बीच वाला काला छिद्र है उसके फैलने या सिकुड़ने से उसका आकार बदलता है, अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तभी तो हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर दिखता नहीं है, या हम अंधेरे से बिल्कुल उजाले में आते हैं तो आंखों के सामने बिल्कुल चकाचौंध छा जाती है, कुछ समय तक दिखता नहीं है, क्योंकि इस पुतली को बड़ा और छोटा होने में थोड़ा समय लगता है, उस दौरान हमें दिखाई नहीं देता। तो हमसे प्रश्न पूछा है कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभी हमने देखना उल्टे हाथ तरफ लिखा हुआ डिम लाइट या कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है ताकि अधिक प्रकाश अंदर जाए। और अगर यहां पे लिखा होता कि कम प्रकाश की बजाय लिखा होता तेज प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तेज प्रकाश में या उजाले में पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। नेत्रदान में कितना समय लगता है, तो नेत्रदान में अर्थात कॉर्निया को निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। कोई व्यक्ति मृत है और आप उसका डोनेट करना चाहते हैं आंख, तो सिंपल जो आपके डॉक्टर्स हैं उनकी टीम आएगी और उसकी आंखों में से आसानी से उस कॉर्निया को निकाल लेगी, एक सॉल्यूशन में रख लेगी। 14 दिन तक वो कॉर्निया अच्छा रहेगा, उस दौरान आप उसे किसी भी व्यक्ति को लगा सकते हैं। तो नेत्रदान में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है और जो व्यक्ति है, जो मृत व्यक्ति है, उसके चेहरे और आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी आंख निकालते ही नहीं है, केवल कॉर्निया। नेत्रदान करना चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद कई लोग हमारे आंखों के द्वारा देख सकें। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये भी हम देख चुके हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा है, उल्टा, लेकिन हमारा दिमाग उसे सीधा अनुभव कराता है, क्योंकि दृष्टि तंत्रिकाएं जब दिमाग की ओर जाती हैं तो वह उस प्रतिबिंब को सीधा कर देती हैं। तो रेटिना पे बनता है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक में उल्टा, लेकिन हमारा दिमाग अनुभव कराता है सीधा। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो यहां बहुत अच्छे से और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते नहीं है, वास्तव में तारों से तो लगातार सतत प्रकाश निकल रहा है, तारे कभी बुझते और जलते नहीं है बल्ब जैसे, फिर भी हमें रात्रि में टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। क्यों, तो उसके पीछे का कारण है तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इनसे बहुत धीमा या मंद प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। मंद प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले आप देख रहे हैं वायुमंडल में वायु की अलग अलग तापमान वाली परतों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि तापमान के कारण परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, अतः एक परत से दूसरी परत में प्रकाश के गमन करने पर इसका मार्ग विचलित हो जाता है, अर्थात अपवर्तन की घटना घट जाती है, जिससे तारे का आभासी प्रतिबिंब उसकी वास्तविक स्थिति से कहीं और या भिन्न जगह बनता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप तो इस चित्र को देखो, मैं आपको समझा देता हूं। ये तारा है हमसे बहुत दूर, ये इसकी वास्तविक स्थिति है, और इससे बहुत धीमा या मंद प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। हम पृथ्वी पे खड़े हुए हैं। अब बीच में देखिए यहां पर हवा की परतें हैं, वायुमंडल से होकर गुजरेगा प्रकाश, वायुमंडल में हवा की परतें हैं। तापमान परिवर्तन के कारण नीचे की हवा जो है वो सघन होती जाती है, तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती जाती है। देखो अभिलंब की ओर मुड़ रही है। जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो अब हमें उस तारे का आभासीय प्रतिबिंब तारे की वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है। और ये जो परतें हैं वायु की लगातार बह रही हैं,
तो इन बहती हुई परतों के कारण ये जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ये भी अपनी स्थिति बदलता रहता है, आगे पीछे बदलता रहता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। तो इसे कहते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अंतिम प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है? निकट दृष्टि दोष में हमें बताना है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। चलिए हम आपको इसे एनिमेटेड वीडियो के द्वारा दिखाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो अच्छी दिखती है, दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण है? ये लीजिए हमारे नेत्र। इसका पहला कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ये देखिए नेत्र लेंस कितना मोटा हो गया। मोटा हो जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है और फोकस रेटिना के आगे आ जाता है। या दूसरा कारण है नेत्र गोलक या आंख का फैल जाना। इससे हमारी जो रेटिना है वो लेंस से दूर हो जाती है। दोनों में ही स्थितियों में दूर से आने वाली वस्तु की समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर न मिलकर रेटिना के आगे या हम बोल सकते हैं लेंस के निकट मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बन जाता है? लेंस के निकट, रेटिना के आगे या नेत्र गोलक के अंदर। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर। लेकिन अगर इसे हम ठीक करना चाहें तो क्या करें? हम ऐसा लेंस उपयोग करें जो इस प्रकाश की किरणों को फैला दे। अगर ये किरणें फैलेंगी तो ये रेटिना पे जाके मिल जाएंगी। तो कौन सा लेंस फैलाने का काम करता है? जी हाँ, आप जानते हैं अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अगर हम अपसारी लेंस लगे या अवतल लेंस लगे चश्मे पहने तो दूर वस्तु जो हमें दिख नहीं रही थी उससे आने वाली समानांतर किरणें पहले फैलेंगी और फिर रेटिना पर मिलेंगी, प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर और हम दूर की वस्तु को भी आसानी से देख लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने वाला लेंस हुआ अवतल या अपसारी लेंस। इसे भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैंने आपको बताया निकट, निकट में 3 लेटर हैं, ना, का और टा, और अवतल में 4 हैं, आ, वा, ता और ला। तो 3 के लिए 4 का उपयोग करेंगे। इसके अलावा आप इसका उच्चारण करें निकट। ट जब आप बोलते हैं तो आ का उच्चारण होता है, निकट ट यानी आ, अवतल। तो निकट आ रहा है तो निकट के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। चलिए, तो हमें तो पता चल गया निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है? लेंस के निकट या रेटिना के आगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।